नाज़रीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाज़रीन, आज का बहुत बड़ा मौजू जो कौमी सियासत के एतबार से भी नंबर 1 अहमियत का हामिल है और बैनुल-अक़वामी सियासत के एतबार से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। और ये मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, दौरे जदीद की तारीख़ के अंदर ये पहला वाक़या है कि 2 मुसलमान ममालिक ने आपस में एक दूसरे की दिफा का मुआहदा किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, यानी एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये एक मुनफरद किस्म का मुआहदा है जो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े मुस्लिम डिफेंस पैक्ट की बुनियाद बनेगा। ये मौजू हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सियाहत, जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब भी अपने दौरे हुक्मरानी के अंदर ये बात करते रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी इस बात करते रहे हैं, और वो जो अडयाला में कैद है इस वक्त जेल के अंदर, वो भी इस मौजू पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करता रहा है। और वो मौजू है टूरिज़म को कैसे पाकिस्तान की माशी तरक्की की बुनियाद बनाया जा सकता है। हम इस मौजू पर भी बात करेंगे। और एक तीसरा मौजू ये सैलाब जो हैं, जो तबाही मचा रहे हैं। वैसे तो पंजाब से तबाही मचाते गुजर के अब वो सिंध की तरफ चला गया है। इस मौजू पर भी हम बात करेंगे। इन मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज एक बड़ा मुनफरिद और बड़ा हैवी वेट किस्म का पैनल जो है वो मौजूद है। हैवी वेट से मुराद ये है कि वज़न के एतबार से भी हमारे जो मेहमानान हैं वो माशाल्लाह वज़नी है, वज़न के एतबार से भी, और अपनी जो मौजूआती सलाहियत है, इंटेलेक्चुअल उनकी परसेप्शन है इन मौजूआत के बारे में, उस हवाले से भी हमारा जो ये पैनल है ये बहुत हैवी वेट है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है जनाब पाकिस्तान टूरिज़म प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन जनाब बशीर शेख साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आप एक ज़माने में मारूफ सहाफ़ी भी रहे हैं, और सहाफ़त में अगर हम कहें कि ये कोना मश्क किस्म के सहाफ़ी हुआ करते थे। जनाब बशीर शेख साहब, वेलकम टू माई शो जनाब। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दूसरे मेहमान जो शरीक हैं वो देखने में तो स्मार्ट से मेरी तरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्टालवर्ट किस्म के आदमी हैं। ये रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और ये फॉर्मर MD PTDC पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी रहे हैं, और आजकल ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जनाब चौधरी कबीर अहमद खान साहब हमारे साथ शरीक के गुफ्तगू हैं। वेलकम टू माई शो जनाब चौधरी साहब। और हमारे मारूफ पैनलिस्ट हमारे साथ, हमारी स्क्रीन पर आप इनको देखते रहते हैं, ये वज़न में भी ठीक ठाक हैं और अपने गुफ्तगू में भी माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। जनाब अहमद जवाद भट्ट साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। वेलकम टू माई शो। थैंक यू। जनाब बशीर शेख साहब, आपसे हम बात का आगाज़ करते हैं। ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ है, इस पर आपकी टेक क्या है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे यहाँ आने की ज़हमत दी है, तशरीफ़ ले आए हैं। ये सब कुछ आपने बहुत मेहरबानी की कि एक अच्छा प्रोग्राम आप लेके निकले। अच्छा, जहाँ तक कि आपने फरमाया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माहदे का देर आए दुरुस्त आए, ये माहदा बहुत पहले मेरे ख्याल में होना चाहिए था। आज 78 साल बाद पाकिस्तान की बात ये आज माहदा हुआ है, ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये सऊदी अरब के लिए तो जो होगा होगा। हमारा पूरी इस्लामी बलाक, इस्लामी रियासतों का एक किबला है, खाना काबा मजहबी जगह है, उसकी हिफाजत तमाम ममालिक पर ज़िम्मेदारी आयद होती है। जहाँ तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान तमाम इस्लामी ममालिक में एक एटमी क़ुव्वत है, और इस पर बहुत ज़्यादा जितनी कह दिया जाए कम,
اس سے کہیں زیادہ پاکستان پر ذمہ داری ہوتی ہے پورے اسلامی ممالک کی. اور اس وقت جیسے یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ معاہدے کو ایک دو ملکوں کے درمیان نہ دیکھا جائے، یہ پورے ایک اسلامی بلاک کو اس پر فخر ہے، اور تمام اسلامی بلاک میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے، اور ہر بلاک کا ہر شخص ہر ملک کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں اس میں شامل کیا جائے. اور یعنی اس کی ایٹمی چھتری جو ہے ہاں جی، اس معاہدے کے تحت ایٹمی چھتری کے نیچے سعودی عرب آ گیا ہے. جی. اور اس معاہدے کے بعد اسرائیل پاکستان کے گھٹنے کے نیچے آ گیا. ہاں جی. یعنی پاکستان کی رسائی اب سعودی عرب کے جو دفاعی مستقر ہے وہاں تک ہو جائے گی. جی. اور وہ سعودی عرب سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر اسرائیل آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈیٹرنٹ ہے وہ اسرائیل سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا ہے. اس ملک میں شیخ صاحب. جی پاشا صاحب، خان صاحب. شکریہ. ایکچولی آج سے کوئی 60-70 سال پہلے OIC کی بنیاد رکھی گئی تھی، جی. آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. اس کا انڈر لائنگ آئیڈیا تو یہ تھا جہاں آج ہم پہنچے ہیں، جی. کہ اگر وہ چلتی صحیح ایفیکٹو ہوتی تو یہیں پہنچنا تھا جہاں آج ہم پہنچے ہیں. اور یہ آج ابتدا ہے اس کی. جو خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، جو خواب دیکھا تھا قائد اعظم نے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل سے لے کر ویسے یہ اعزاز پاکستان کے ہاتھ میں آیا کہ وہ ویسے تو یہ ہے کہ 1980 میں پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری تھی. لیکن اس معاہدے کے تحت جو ریسنٹلی ہوا ہے پورے سعودی عرب کی، یہ تو ایگزیکٹلی ہو گیا نا کہ ایک کے ملک پر حملہ دوسرے ملک پر تصور کیا جائے گا، اور اس میں کسی قسم کی قانونی، آئینی اور انٹرنیشنل رولز کی کوئی وائلیشن نہیں ہوگی. پاکستان کو سعودی عرب کے ڈیفنس کی ضرورت تو نہیں ہے، البتہ سعودی عرب کے لیے پاکستان کا ڈیفنس بہت اہم ہے، لیکن ہمارے لیے باقی ایونیوز اور کھل جائیں گے، جیسا کہ ابھی شیخ صاحب نے بھی کہا ہے، آپ نے فرمایا، اور اسلامی ملک بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شامل ہوں گے. نمبر 2 یہ کہ پاکستان کی اکانومی بہت بہتر ہوگی، ہمیں ٹورزم کی سپورٹ ہوگی. پاکستان کا جو تشخص ہے، اب جو ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح کرایا، اس کی وجہ سے یہ اس کے ثمرات ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر ہمارا امیج بہت اوپر گیا ہے، اور پتہ لگ گیا کہ ایک اسلامک کنٹری بھی ہے، وہ پاکستان ہے، جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہی سب کو لیڈ کر سکتا ہے ڈیفنس کے لیے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور ممالک کو بھی شامل کرے، آمین، تاکہ اسرائیل کے جو عزائم ہیں بڑھتے ہوئے انہیں ناکام بنایا جا سکے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ وہ یہ بڑا اہم ثابت ہوگا. جی بٹ صاحب. سر سعودی عربیہ سے ہمارے ویسے وہ شیخ صاحب نے بھی کہا اور کبیر خان صاحب نے بھی کہا کہ سعودی عرب نے ہمارا کیا ڈیفنس کرنا ہے. یہ تو بنیادی طور پہ سعودی عرب کو پاکستان کی جو ایٹامک امبریلا ہے وہ مل گئی ہے، لیکن سعودی عرب کے جو مالی وسائل ہیں وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. اور ویسے ہم ہمیشہ اسی کام پہ لگے رہتے ہیں، بٹ صاحب آپ کو تو پتہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں شاید IMF سے چھٹکارا مل جائے. پاشا صاحب، سعودی عربیہ سے تو ہمارے روحانی اور قلبی رشتہ بھی ہے. حرمین شریفین اور روضہ رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو ایمان ہے نا ادھر. اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا تحفظ خود اپنے ذمہ میں لی ہے. یہ ایک سارے کاموں سے علاوہ معیشت کو چھوڑیں، IT چھوڑیں، یہ ایک ویسے بھی ہمارا فرض ہے تو اس کی حفاظت کرنی. یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے عالم اسلام میں. اور یہ جو بلاک بننے جا رہا ہے نا، جو چوئی صاحب نے فرمایا، شیخ صاحب نے فرمایا، یہ ایک تقریباً 50 ممالک کا، اسلامی ممالک کا بلاک بننے جا رہا ہے، جو پاکستان اور سعودی عرب کی چھتری کے نیچے ہی رہے گا. روحانی اور قلبی رشتہ پہلے ہی ہمارا سعودی عربیہ سے ہے، مسلمان تب عالم اسلام کے مسلمانوں کا ہے نا. جی بالکل. اور پوری دنیا میں یہ ہمیں سعادت حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی ملک بنایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے تو یہ سپہ سالار ہمارے فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب کی قیادت اور شہباز شریف صاحب کی سیاست اور میاں نواز شریف صاحب کی رہنمائی، ملک انڈیا کو شکست، دہشت گردوں کا کافی حد تک نقصان ہو رہا ہے، اب کافی حد تک کنٹرول ہو. میاں نواز شریف صاحب کی رہنمائی کہاں آ گئی؟ میاں صاحب کا سایہ تو ہے نا، مشاورت میاں صاحب کی ہے.
مشاور دیکھیں ووٹ تو میاں نواز شریف صاحب کو دے مان لیا آپ چلے آگے. تو یہ جو چائنا کی بھی ساتھ ٹیکنالوجی اب یوز ہو رہی ہے, یہ ایک بلاک جو بن رہا ہے مسلم کنٹری کا چائنا کی معاونت سے, یہ امریکہ سے مختلف چلے گا. یہ جو دنیا میں پوری دہشت ایک پلائی ہوئی ہے, یہ نجائز اسرائیلی ریاست بدماش, انہوں نے جو خون کا خول فلسطینیوں کے ساتھ کھولی, جس ملک میں جاتا ہے یہ حملہ کرتا ہے. اور یہاں ایران نے جو اب دیا ہے, تو یہاں پاکستان نے اس کے جو ساتھی ہیں یہ انڈین ہمارا ملک دشمن پڑوسی اس کو دی ہے. اب بھی انشاءاللہ تعالی اب پوری دنیا کے جو عالم اسلام کے ممالک ہیں نا, وہ متحد ہو کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں. اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے ناظرین کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے, اس میں پاکستان اور سعودی عرب کے جو لازوال تعلقات ہیں, اور ان تعلقات کو جو عروج ملا تھا وہ محترم نواز شریف صاحب کے دور میں اس وقت ملا تھا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا, اور اس کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ نے نواز شریف صاحب کو بلا کے اپنا گھڑی بدل بھائی بنایا تھا. اپنی گھڑی اتار کے ان کو دی اور ان کی گھڑی اتار کے خود پہن لی, اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم دونوں گھڑی بدل بھائی ہوں گے. تو یہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات کی عروج تھی وہ محترم نواز شریف صاحب کے دور میں حاصل ہوئی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو تعلقات ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک ڈیفنس پیکٹ کی شکل اختیار کی. تو اس ڈیفنس پیکٹ کو کروانے میں جیسا کہ بھٹ صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے محترم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا کلیدی کردار ہے. لیکن اللہ نے یہ سعادت بھی محترم نواز شریف صاحب کے بھائی محترم شہباز شریف صاحب کو دی کہ وہ سائن کرنے کے بعد وہ ٹریٹی کا جو پیڈ تھا وہ پکڑ کے تو ایم بی ایس کے ساتھ جفی ڈال رہے ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے. یہ تو میں بھٹ صاحب سے ایسے مذاق کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کہاں سے آگے. نواز شریف صاحب کا جو کردار ہے, جو نام ہے, وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیشہ زندہ رہے, سنہرے حروف کے اندر لکھا جا چکا ہے. اور جب جب بھی پاکستان کے عروج کی بات ہوگی, تو پاکستان کے جب ایٹم بم کی بات ہوگی, تو نواز شریف کا نام جو ہے وہ آگے آئے گا. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. بٹ صاحب یہ سیلاب کی جو صورتحال ہے, اس کے اندر جو عوام کے مسائل ہیں وہ کچھ بہت زیادہ پاشا صاحب صورتحال کچھ ٹھیک نہیں ہے. اب اس میں آپ ڈنڈی نہ ماریے گا, صحیح بات میں نے صحیح کروں گا بات. میں نے تو آنکھوں دیکھا, حال دیکھا ہے. وزیر آباد سے میرا تعلق ہے, ہیڈ خان کی براج پہ 10.5-11 لاکھ کا ریلا گزرا ہے, اور کافی اس نے نا متاثر کیا ہے آبادیوں کو, جانوروں کو, اور ذمہ دار کا کوئی حال نہیں رہا, جو سچی بات ہے. وہ اب گزر کے آگے ہیڈ پانجنات مظفر گڑھ آگے سندھ کی طرف جا رہا ہے. ویسے تو ہم نے سنا ہے کہ سیلاب جب آتا ہے تو ایک مشکل ہوتی ہے, جب وہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد دوہری مشکلات. پاشا صاحب یہ کتنی دکھ کی بات ہے. تو ایک ذمہ دار ہے, 20 ایکڑ کا مالک ہے, 10 جانور بھی اس کے پاس ہیں. وہ پانی کے بعد اس کی زمین بھی نہیں رہی اور جانور بھی نہیں رہا. یہ بھی منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور لوگوں کے مکان گر گئے ہیں. یہ اب جو حالات اس کے بعد بنے ہیں, بیماریاں, اور وہ سب سے بڑی غربت, وہ جو بندہ دینے والا ہو وہ کس طرح ہاتھ سفید پوش پھیلائے گا. یعنی دینے والے بیچارے. حکومت کی کاوش بہت بہتر ہے, کئی جگہوں پہ شکایات بھی ہیں, لیکن اتنا بڑا سانیہ ہی ہے نا یہ آفت, وہ تو کتنا کو بندہ کر سکتا ہے. ہمارے علاقے میں الیکشن بھی ضمنی تھا. سابق ایم این اے پی ٹی آئی کے محمد احمد چٹھا صاحب فیصل آباد میں ایک مقدمے میں سزا ہونے کے بعد ڈی سیٹ ہو گئے. ادھر عطا طارق صاحب فیڈرل منسٹر اطلاعات کے بھائی بلال فروخ طارق صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں.
तहरीक इंसाफ ने तो बाइकाट कर दिया। अब उनके मुकाबले में तरीके लब्बैक के चोरी बसीरत अली चिश्ती साहब हैं कैंडिडेट। दोनों कैंडिडेटों के मबैन दरमियान क्या नतीजा निकलता देख रहे हैं आप? सर नतीजा तो नून लीग किया ना, वो ज़ाहिर 1 लाख से तक तकरीबन वोट ले जाएगी। ज़्यादा एक तरफा मुकाबला पीटीआई का होता तो फिर अंदाज़ा बंदा लगाता है। ओके, लेकिन इस दफ़ा बाइकाट के बाद ये नून लीग ने हमारे 2008 से एमएनए हो रहे हैं, बड़े नेक नाम खानदान हैं, जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, जुल्फ़कार चीमा साहब, आईजी साहब, वो कालम नवीस भी हैं, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्नफ़ हैं। और उनके अजीज़ कारब भी आप देखें, उधर आरपीओ हैं हमारे तैयब फीस चीमा साहब, ये सीटीडी के जो हैं सरबराह सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब, और डीजी एंटी करप्शन भी हैं। ये सारे उनकी फैमिली में ब्यूरोक्रेट सारे अपने 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 शोबा ज़िंदगी में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनको टिकट्स नहीं मिली, तारड़ बरादरान को टिकट मिल गई इस दफ़ा। तारड़ बरादरान का भी वो सदर पाकिस्तान रफ़ीक तारड़ साहब के पोते, वो भी वहाँ बड़ा नेक नाम फैमिली है। और मुकाबला पीटीआई होती तो फिर दिलचस्प था। जी सर, जनाब अली, ये सैलाब की सूरत हाल पर आप सैलाब की सूरत हाल देखें, आपके सामने है कि ऐसा सैलाब 1988 में एक दफ़ा आया था, लेकिन ये सैलाब तो रिकॉर्ड सैलाब है। इतनी तबाही हुई है, इतना पानी आया, और फिर एट ए टाइम 3 दरियाओं में तबाही मची है। गंडा सिंह से लेकर बिल्कुल सियालकोट आगे वजीराबाद तक तबाही, पूरी बेल्ट ही उसने पूरी बेल्ट उड़ा दी। स्वीप कर दी उसने। लेकिन जिस कदर विजिलेंटली इस गवर्नमेंट ने ड्यूटी दी है, मैं 1974 से गवर्नमेंट में हूँ और मैं खुद भी डिस्ट्रिक्ट फ्लड अफसर के तौर पर रहा हूँ 75 में। जिस कदर जाँ फशानी से, दिलचस्पी से, तकलीफ के साथ इस गवर्नमेंट ने रिलीफ वर्क किया है। पहले लोगों को वार्निंग दी, डीसीज और एसपीज की ड्यूटी लगी कि लोगों को वहाँ से वार्निंग देकर ज़बरदस्ती निकालें। 25 लाख के करीब लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया है। यानी पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन जो है ये मौजूदा हुकूमत पंजाब ने किया है। सिर्फ पंजाब में 25 लाख। अभी आगे सिंध में भी वही हो रहा है। सिंध की गवर्नमेंट भी बड़ी विजिलेंट है, क्योंकि उन्हें तो पहले से इतला मिल गई थी, और फ्लड पहले आ रहा पता है, चल गया कि भाई ये कितना आएगा, किस हद तक होगा। हमें तो इंडिया ने इतला देनी थी तो मामला चल रहे थे, टाइम बड़ा इंडिया कम था, ने टाइम बड़ा कम था। सतलुज से उधर पानी छोड़ते, लाहौर पाकिस्तान में आ जाता है, तो उन्हें टाइम मिल गया, तो वो भी इंशाल्लाह ताला उसके उन्होंने इंतजामात किए हैं। काफ़ी वैकेशन वहाँ भी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिले बयान है। और गवर्नमेंट को रिलीफ वर्क बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों की वेकेशन के बाद उन्हें दोबारा वहाँ पर बहाल करना, उनके मकानात गिर गए, मवेशी वगैरह, ज़मीन उनकी बहाल होते होते टाइम लगेगा। तो गवर्नमेंट का मैं दाद देता हूँ मरीम नवाज शरीफ साहिबा को, जिस मेहनत और लगन से काम कर रही है। इसकी मिसाल पाकिस्तान पंजाब की तारीख में नहीं मिलती। आपको याद है कि एक दफ़ा जब नवाज शरीफ साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका बयान था कि मैं फ्लड के साथ साथ जाऊँगा। जब फ्लड आया था, और वो खुद लोगों की दीवार, एक फ़ोटो बल के आई थी कि कच्ची दीवार एक बाबा बना रहा था, मिलकर उसके साथ ईंटें वींटें लगाई। उनका ये था कि जहाँ तक फ्लड जाएगा मैं साथ जाऊँगा। तो इस ख़ानदान को इस लिहाज से ये वो इम्तियाज़ हासिल है। पाकिस्तान का डिफेंस आज जो सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट हुआ है, इसकी बुनियादी वजह नवाज शरीफ का बोल्ड स्टेप था, वो एट विद इसमें तो कोई शक नहीं। इसमें कोई शक, और उसी के सम्राट हम ले रहे हैं। नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। तो इसी तरह पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की टूरिज्म में देखें, नवाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर था उन्होंने पतियाटा चेयर लिफ्ट बनाई। सर ये आप बात करेंगे, लेकिन उन्होंने हर सेक्टर में जितनी भी तरक्की हुई है ये मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है। और इसमें नवाज शरीफ साहब का विजन है, शहबाज शरीफ साहब की मेहनत है, मरीम नवाज शरीफ की लगन और मेहनत है कि वो अब जो चैलेंज हमें सबसे पहले दरपेश है वो है कि सैलाब के ज़दगान को बहाली कैसे, सैलाब ज़दगान की बहाली कैसे। तो जो 54 लाख के करीब जो मुतासरीन हैं उनको बहाल करना, उनके ढोर डंगर उन तक पहुँचाना, उनकी ज़मीनों में उनको बीज फराहम करना, उनके टूटे हुए घरों को दोबारा बनाने में मदद देना और उनको दोबारा ज़िंदगी शुरू करने के वसाइल मुहैया करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इतना बड़ा पैकेज अनाउंस किया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। 10 लाख रुपए देहात में भी, गांव में भी जिसका घर गिरा उसको 10 लाख रुपए, जिसका पार्शियली डैमेज हुआ है उसे 5 लाख, जिसकी कोई एक मवेशी भैंस या गाय या बैल गया उसे 5 लाख।
یہ بہت بڑا پیکج ہے پنجاب اور پاکستان کی ہسٹری میں جو سیلاب زدگان کے لیے ہم کر رہے ہیں. جی تو ناظرین، ہمارے ماہرین کی گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، ہم وقفے میں جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے سیلاب کے متعلق، تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی بشیر شیخ صاحب، سیلاب کے متعلق آپ اپنے شارٹ کمنٹس دیجیے. جی وہ ایسے ہے کہ سیلاب کی اس بات پر، سیلاب کی صورتحال پر، سیلاب کے معاملات پر بات چیت کے لیے بٹ صاحب بہت کچھ کہہ چکے ہیں، اور کبیر صاحب نے کہیں اس سے زیادہ بہت کچھ کہہ دیا، بلکہ حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کر دیا. لیکن میرا نقطہ نظر تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے. سیلاب آیا، سیلاب چلا گیا؟ نہیں، سیلاب ابھی چل رہا ہے، سیلاب چل رہا ہے، اور اس کے اوپر جو صورتحال، سیلاب چلا جائے گا. ہمیں 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 100 سال تک، کم از کم 50 سال تک اس کی آباد کاری کے لیے لگیں گے. کیا ہم اس آباد کاری پر 1 ارب نہیں، خربوں ہار روپیہ لگے گا؟ ہمارے دماغ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ خربوں روپیہ اگر ہم تعمیراتی کاموں پہ کریں تو پاکستان کا کہیں پہنچ سکتا ہے. جہاں تک سیلاب کے سلسلہ شروع ہوا ہے، کے پی کے سے شروع ہوا ہے. کے پی کے نے کیا سبق سیکھا؟ کے پی کے کی حکومت میں سیاست پر نہیں بات کروں گا، لیکن کرنی پڑے گی. اس کی تمام تر توجہ اپنی سیاست پر لگی ہوئی ہے. پانی آتا ہے، آئے دن سیلاب آیا، بارشوں سے آیا. ایک چیز، ادھر روڈ ہے، اتنی سی روڈ ہے، چھوٹی چھوٹی برج بنائے ہوئے، لوگ پائپ چاہتے ہیں. ادھر پانی ہے، گرا، گاڑی گر گئی، 2 منٹ میں گاڑی غائب، جتنے بندے مر گئے. ادھر کھائی ہے، لوگ گر گئے. کیا سبق ملتا ہے؟ وہ پانی جو قدرتی طور پر چشموں کا آ رہا ہے، کبیر صاحب بہتر فرمائیں گے، ٹورزم کے سربراہ رہ چکے، وہ پانی آ رہا ہے. آپ پاشا صاحب حیران ہوں گے اگر آپ پانی کو دیکھ لیں تو اللہ پاک آپ کو صحت دے، ساری بیماریوں کا علاج اس پانی میں ہے. وہ آب زمزم تو نہیں کہہ سکتا، لیکن آب شفا ہے. وہ میٹھا پانی کسی کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس کو ضائع کرتے ہیں. اگر ڈیم نہیں بن رہا، اور خدا کے لیے آرمی کے لوگ آتے ہیں، پاک فوج، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، جو آ کے اس کو آئے دن بڑی صاف کرتے ہیں. پانی اس سے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنوائے دی جائے تاکہ وہ پانی ضائع ہونے سے بچ سکے. ہم ایک طویل مدت سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہوٹل مت بنائے جائے. اچھے لوگ آتے ہیں، لمبی لمبی گاڑیوں والے دریاؤں پر ہوٹل بنا دیتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، لوگوں کی لاشیں گر جاتی ہیں. یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ نہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جائیں، 1 یا 2 نہیں، ہزاروں ڈیم بنائے جائیں. ایک صاحب اٹھے تھے، اس کا کوئی کام نہیں تھا، وہ فیصلے تو کرنے آتے نہیں تھے، انہوں نے ڈیم کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اگر وہ ڈیم کا چندہ محفوظ پڑا ہے تو میں صاحب بہادر سے التجا کروں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ ایک آرڈر جاری کرے فیلڈ مارشل کو، کیونکہ یہ اسمبلیاں نہیں، ایسی 10 اسمبلیاں بھی اور آ جائیں تو یہ ڈیم نہیں بنا سکتی. ان میں اتنی جرت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کٹ پتلی ہے. سب کٹ پتلی کس بنا سے کہوں گے کہ ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہوگی. یہ اتحادی گورنمنٹ ہے، ایک بولے گا کوئی بولے گا. فیلڈ مارشل صاحب ایک آرڈر جاری کرے اور وہ ذمہ داری لیں ڈیم بنا. جہاں جیسے انڈیا کا مقابلہ ہوا، آپ نے اس کو آرڈر جاری کر دی، اس طرح اس کو کہیں کہ جہاں تیرا دل کرتا ہے ڈیم بنائے، اور وہ پیسے اس کو دیں. اگر پیسوں کی کمی پڑ جائے تو ہم جھولی بچھا کر پورے پاکستان سے پیسے اکٹھے کر کے دیں گے. خدا کے لیے یہ پاکستان کو ان حالات سے نکالے. یہ ایسے نہیں چلے گا. آپ آج 78 سال ہو گئے، 22 سال بعد 100 سالہ منائیں گے جشن. نئی نسل کو کیا سبق دے کے جائیں گے؟ وہ نئی نسل آئے گی، ہم بزرگوں کا احترام کرنا ہے. خدا کے لیے انہوں نے ہمارا احترام نہیں کرنا، انہوں نے ہمیں قبروں میں بھی نہیں پھینکنا. انہوں نے کہنا پھینک دو، کوئی اس کو لے جائے اٹھا. اچھا شیخ صاحب، ہم آگے بڑھتے ہیں. ایسے نہیں چلے گا. یہ آپ کو اس سلسلے میں ایک بہت بڑا کہ ہمیں اس کے لیے ڈیم بنانے چاہیے. جی ڈیم پر ہم بات کریں گے. اب گزارش یہ ہے کہ ایک عرصے سے ہم بات سن رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹورزم ہب بنایا جا سکتا ہے. پاکستان میں قدرتی طور پر ایسے علاقے موجود ہیں جن کو ڈیولپ ذرا سا کیا جائے تو وہ عالمی سیاحت کا مرکز بن سکتے ہیں. لیکن آج تک اس چیز پر کیوں کام نہیں ہو سکتا؟ شیخ صاحب، آپ کیونکہ چیئرمین ہیں پاکستان ٹورزم پروموشن کونسل کے، تو آپ اب تک پروموشن ٹورزم کی کیوں نہیں ہو سکی؟ پاشا صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ٹورزم کی بات کی، جو کہ پاکستان میں بات نہیں ہوتی. جہاں تک ٹورزم کا تعلق ہے، یہ آپ کا اسٹوڈیو بہت بڑا ہے. اس سے چھوٹے کمرے میں پورا ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا. میاں نواز شریف صاحب چیف منسٹر بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کے فلیٹیز میں ہوتا تھا.
फ्लैटिस पे भी होता था, डिफरेंट सारे दफातर होते थे। एक फेन रोड पे दफ्तर था, एक कहीं था। मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने, उससे हमने एक मीटिंग की थी। उस वक्त ये टूरिज़्म का दायरा कार फैलाया गया। आज एक मिनिस्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी पंजाब टूरिज़्म के छोटे से मुलाजम रह के गए, फिर बड़े बने, हमने कहा शायद वो काम करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं काम किया। बात ये है कि ये टूरिज़्म आगे बढ़ा, अब दफ्तर फैल गए इसके, बहुत आगे बढ़ गए। टूरिज़्म बहुत तरक्की कर रहा है। कहाँ तरक्की कर रहा है? फाइलों में तरक्की कर रहा है। अमली तौर पर टूरिज़्म का कोई शुबा नहीं कर रहा तरक्की। यही सूरत हाल पंजाब में है, यही सूरत हाल सेंटर में है, यही सूरत हाल दीगर सूबे में। पंजाब में बसें चल गई, बहुत खूबसूरत। बसें चलने से टूरिज़्म तरक्की नहीं करता। इसके लिए एक आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। टूरिज़्म का एक ऐसा शोबा है कि जिस पर गवर्नमेंट का सिंगल पैसा नहीं लगता। इस पर आप सहूलतें दें, आप टूरिज़्म फैल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ पाशा साहब, आप ये बात ज़हन में रख लें, सियाहत की तरक्की खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत है। अगर सियाहत को नहीं तरक्की दे सकते, खुदारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमसे बातचीत हुई थी, हमें बतौर बहुत बड़ी पेशकश की, लेकिन मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा और ना मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मलेशिया में कुछ भी नहीं है, उन्होंने सब पाकिस्तान को देख के आर्टिफिशियल लिया। और अभी हमें हैरान हूँ कि दुनिया में एक फैसला हुआ है जिससे मलेशिया को दुनिया की नंबर 1 टूरिज़्म इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया गया। जहाँ तक आपने एक बात की है साबिक़ गवर्नमेंट की, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब आए थे, अभी उन्होंने हलफ नहीं लिया था, वो असम्बली में उन्होंने बड़ा फलां मुल्कों का हवाला दिया, टूरिज़्म को लेके निकलना। मुझसे कई लोगों ने रब्ता किया, प्रेस वाले मेरे दोस्तों ने, कि जी क्या, मैं कि जी 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि टूरिज़्म तरक्की करेगा, 99% चांसेस है कि टूरिज़्म तबाह बर्बाद हो जाएगा। जिसका मैं ये कहूँगा कि जितना उनके दौर में टूरिज़्म तबाह हुआ ना, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कभी हुआ हो। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं अपने कबीर खान साहब, आप बताइए कि हुकूमती सतह पर, जैसा कि शेख साहब ने बताया, क्यों नहीं टूरिज़्म जो है उसको प्रमोट किया गया? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं शेख साहब की इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि इन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस साहब आर्मी चीफ को कहे असम्बलियाँ 10 भी हो तो कुछ नहीं कर सकती। नहीं, पाकिस्तान का चेहरा, ये भी इन्होंने कहने की हद तक कहा है, पता है भी है कुछ नहीं होना, लेकिन जमहूरियत हमारा फेस है, जमहूरियत हमारा एक चेहरा है, जमहूरियत की वजह से हमारी रिस्पेक्ट है। आर्मी गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आर्मी है, जो सब कुछ कर सकती है जो उनके ज़ुम्मे लगाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट की कमांड के अंदर, सियासी क़यादत की कमांड के अंदर। टूरिज़्म, पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसलिए बनी थी कि पाकिस्तान में जो बेहतरीन सयाहती मुकामात है वहाँ पर सबसे पहले एक जगह पर वो टूरिज़्म रिजॉर्ट बनाए पीटीडीसी ने। जैसे नारान में एक बना था, अब वहाँ हज़ारों होटल बन गए। गिलगित में, सुकर्दू में, जहाँ भी पीटीडीसी ने साइट सिलेक्ट की, वो पायनियर थे और उनकी वजह से वहाँ पर और भी बेशुमार टूरिज्म एक्टिविटीज जनरेट हो गई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे सियाहती मुकामात और ऐसे हमें राउंड द ईयर टूरिज्म हो सकती है, पहाड़ों से लेकर समंदर तक, डेजर्ट भी है हमारे पास, दरिया भी है, समुद्र भी है, पहाड़ भी है, तो हमने उनसे प्रॉपरली फ़ायदा नहीं उठाया। जितना नुकसान पिछली गवर्नमेंट ने किया, जो पीटीआई की जब गवर्नमेंट आई, आते ही उन्होंने क्या किया जी कि पीटीडीसी के तमाम होटल बंद कर दिए, अच्छा, बगैर किसी प्रोग्राम के, और मुलाजिम निकाल दिए, और वो लॉक को होकर पड़े रहे 5-5, 7 साल से। अभी तक भी कुछ उसमें बंद है, बाकी एक कंपनी बनी है, ग्रीन लीफ कंपनी प्राइवेट बनी है, उनको कुछ होटल दे दिए उन्होंने रेनोवेट करके। यानी गवर्नमेंट ने अपने जुम्मे से हटा के, यानी उस वक्त इमरान खान के दौर में, यानी कोई देखो ना, कोई मंसूबा हो, कोई प्लान अल्टरनेटिव दें। ये अगर बंद कर रहे हैं तो बंद करो, मुलाजमीन कहाँ जाएंगे? मुलाजमीन यकीन करें 20% तो मर गए अपनी पेंशन और ड्यूज के इंतजार में, वो रुल गए बेचारे, वो उन्हें उनके ड्यूज नहीं मिले। होटलें, बिल्डिंग जो थी हमारी मोटल्स की, वो बिल्डिंग तबाह हो गई। नई नई बिल्डिंगें 5 साल पड़ी रहे बर्फबारी में और बारिश में, तो क्या हाल होगा? जो मोटल वो कंपनी को दिए, उन्होंने रेनोवेट करने के बाद उसके रेट इतने कर दिए, जो कॉमन मैन के लिए अवेलेबल थी पीटीडीसी के होटल, उनके रेट इतने कर दिए कि हमारा आप वहाँ जा ही नहीं सकते। 25,000 रुपये कौन देगा जी? आम आदमी। पीटीडीसी के क्लाइंट ऐसे थे, यकीन कर लें, जब बंद हुए बेचारे रोते थे कि हमने तो आज तक जब भी टूर गए कहीं पीटीडीसी के होटल में ठहरे, अब हम कहाँ जाएंगे? तो अच्छा, फिर दूसरा कह दिया जी
कि रेस्ट हाउस सारे हम टूरिज्म को दे देंगे। वो रेस्ट हाउस लेकर अपने बंदे को ठेके पर दे दिए, उनका रेट भी 25 से 30 हज़ार रुपये पर नाइट पर रूम है, कौन ठहरेगा जाके वहाँ। तो जितना नुकसान उस दौर में हुआ, अब देखा आप नवाज शरीफ ने, मैं पहले बात ही कर रहा था आपसे, नवाज शरीफ ने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान की टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए। जब वो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने पथराटा चेयरलिफ्ट बनाई, फिर जैसे ही प्राइम मिनिस्टर, फिर उसी वक्त उन्होंने पीसी बूरबन बनवाया, ज़मीन दी उन्हें। जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद से लेकर नारायण तक सड़क बनाई, क्योंकि सड़क नेटवर्क जब तक हमारा नहीं होगा, टूरिज्म नहीं होगी, तो बेहतरीन सड़क लोगों तक अप्रोच वहाँ की, उससे टूरिज्म की तादाद में इजाफा हो गया। नवाज शरीफ ने इसके बाद, जब मैं MD-PTC रहा हूँ, मुझे कहा था कि इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें ताकि लोग इसमें सरमाया लगाएं। हमने अखबार इश्तिहार दिया, PTI की गवर्नमेंट KP ने स्टे ले लिया इस पेशावर हाई कोर्ट से कि नहीं जी नहीं, ये तो सूबाई सब्जेक्ट है, होटल हमें मिलेंगे और आप ये काम नहीं कर सकते, चुनाचे हमारा वो मनसूबा बीच में रह गया स्टे होने की वजह से। अच्छा खान साहब, एक चीज़ बताइए, ये टूरिज्म के प्रमोट ना होने में ये बशीर शेख साहब जैसी जो तंजीमें हैं उनका भी कोई किरदार तो होगा ना, ये जो तंजीमें बनी रहती हैं। ये तो रीढ़ की हड्डी है। असल में बात ये, जब तक ये प्राइवेट जो हमारे टूरिज्म ऑपरेटर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, अगर ये साथ ना दे तो टूरिज्म तो चल ही नहीं सकता। ये इन्होंने नहीं दिया तो इस वजह से इन्होंने भी नहीं दिया, नहीं प्रमोट हुआ। कुछ इनकी गफलत, कुछ गवर्नमेंट की गफलत। और फिर तीसरी बात एक और, दहशतगर्दी। जब देखो अमन और टूरिज्म साथ साथ चलते हैं। जिस मुल्क में दहशतगर्दी होगी, फर्ज करो एक आदमी अमेरिका से टूरिज्म का फैसला करता है, वो कहेगा दुबई जाना है, तुर्की जाना है, मलेशिया जाना है, पाकिस्तान, वो कहेंगे पाकिस्तान नहीं, वहाँ दहशत सिक्योरिटी नहीं, वो पाकिस्तान को निकाल देंगे। तो फॉरेन टूरिस्ट यहाँ रुक ही नहीं करते जब तक अमन ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, बड़ा इंग्रेडिएंट हमारे लिए। अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जा सकती है, इंशाल्लाह ताला दहशतगर्दी कम हुई है और कम हो जाएगी, बिल्कुल अमन होगा तो टूरिज्म भी बड़ा प्रॉस्पर करेगा। जी भट्ट साहब, पाशा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी पाशा साहब, जहाँ पर हुकूमत की काबशों का जिक्र किया जनाब चौधरी कबीर अहमद खान साहब ने, बशीर शेख साहब ने भी अच्छी बातें कहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शेख साहब जैसी जो तंजीमें हैं जिनको फाल किरदार अदा करना चाहिए था, हुकूमत पर दबाव डालने का और हुकूमत को गाइड करने का, ये भी अपना किरदार अदा करने में नाकाम रही हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म हमारे यहाँ प्रमोट नहीं हो सका। आप क्या कहेंगे? पाशा साहब, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का रुख जो है ना वो नादरन एरिया में आता है, रुख उधर करता है जी, फॉरन से। बदकिस्मती से 11-12 साल से उधर PTI की हुकूमत है, बदकिस्मती से गंडापुर सरकार, उससे पहली सरकार, उधर एक तो तजावजात बहुत ज़्यादा बन गई हैं, नजायज़ माल मंत्र दिया और जिधर मर्जी को नक्शे के बगैर बना लिया, चला गया काम। यानी वो दरिया सवात के अंदर जो बेड में होटल गिरता हुआ हमने देखा इस दफा, वो तीसरी मर्तबा बना है। जी, 2 दफा पहले गिर भी उधर भी गिर चुका है, लेकिन वो बनाने वाले बाज नहीं आते, और वो रोकने वाले भी यानी दरिया के पार्ट के अंदर वो बनाते हैं। जी, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में को खूबसूरत तरीन इलाकों के साथ सलाहियतों से भी माला माल किया है लोगों को, लेकिन बदकिस्मती से मैनेजमेंट बहुत कमज़ोर है हमारी, अफरादी तौर पे भी और हुकूमत के भी ज़्यादा नहीं तवज्जो उनकी। सबसे बड़ा कि देखे स्विट्ज़रलैंड की मैशत ही टूरिज़्म है, दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जिनकी मैशत ही टूरिज़्म है, लेकिन हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम दहशतगर्दी का शिकार है, उधर कोई सहूलियात नहीं, कोई उसको हम कुछ भी नहीं दे सके। जो भी बाहर का टूरिज्म आए, अगवा हो जाए तो हम तवान भरते फिरे, वो पूरी दुनिया में बदनामी। ये चीज़ें सारी, ये देखे हुकूमत के साथ ये निजी शोबा जो है उसकी भी निजी शोबों की भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन ये फाल हों तो अल्लाह ताला मेहरबानी करे, ये बहुत बड़ा बिजनेस का सबब। आपकी तरफ मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप सारे तजावीज़ आपके पास क्या है कि ये हालात जैसे भी हैं, इन्हीं हालात में हम कैसे आगाज कर सकते हैं टूरिज्म, क्योंकि आप टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं। मैं वही जिक्र करने लगा हूँ। एक लम्हे के अंदर
कबीर साहब ने बहुत प्यारी बातें की हैं। कोई एक इख्तलाफी बात थी, वो बड़ी अच्छी लगी मुझे, वो ज़्यादा अच्छी लगी है जो इन्होंने डैम के बारे में, उसकी बात भी नहीं चाहूँगा अभी। आपने एक बात कही है कि हमारा किरदार कम रहा, पर भाई एक सेक्टर का मैं कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, लम्हे के लिए आप बुरा मना गए। नहीं, मैं बुरा नहीं बनाया, और मैं उस दिन आपसे मुराद ये है मैं उस दिन दुनिया में आया ही नहीं था जिस दिन कोई बुरा मना रहा होगा, उस दिन दुनिया में जश्न मना रहे होंगे। इसलिए कि बैनुल-अक़वामी जो टूरिज्म के इदारे हैं, मैं आपको उनके रिटन तौर पर सबूत दे दूंगा जिनके साथ मैंने मिलकर काम किया, और उन्होंने मेरे लिए दुआ मांगी थी ज़िंदगी की, और उन्होंने कहा जी हम दुआ करते कि अल्लाह करे ये शख्स ज़िंदा रहे, अगर ये शख्स दुनिया से चला गया तो पाकिस्तान में टूरिज्म ख़त्म हो जाएगा, कि टूरिज्म का नाम लेने वाले ये है। शेख साहब नंबर एक, खत्म हो जाना है। नंबर दो कि जितने टूरिज्म में कन्वेंशन हुए, टूरिज्म के सेमिनार हुए, वो आपके इस खादम ने किए हैं। टूरिज्म सेमिनार कॉन्फ्रेंस कोई नहीं की, बल्कि मैंने किया, और मुझे लोगों ने कहा हम साथ देंगे, किसी ने साथ नहीं दिया, हमने बाकी कर्जे उतारे, अभी भी हम कर रहे हैं अगले महीने। जहां तक के टूरिज्म के लिए कब कर रहे हैं आप बताइए जरा। अभी हमारा प्रोग्राम हो रहा है 30 अक्टूबर को वारी होटल में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं बड़ी आपको क्लियर कर दूं जो कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि टूरिज्म इंडस्ट्री है कि नहीं है। गुड। नंबर एक, आपको एक मैं पंजाब में बताता हूँ, एक टूरिज्म एक नाम है, एक समझो कि एक खातून है, उसके 5 से ज्यादा शोर बनाए हुए हैं। खुदा के लिए एक से ज्यादा टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना, हाँ। एक टूरिज्म डिपार्टमेंट और बन गया, एक टूरिज्म डिपार्टमेंट और अच्छा। बन गया। हाँ, खुदा के लिए एक टूरिज्म डिपार्टमेंट बनाओ। अभी पिछली गवर्नमेंट ने एक इस पर बहुत बड़ा अरबों रुपए का फ्रॉड किया है, अगर कहेंगे तो मैं वो भी आपको आगे बता दूंगा। अच्छा, अब जहां तक है टूरिज्म, पहले आज आपको एक बात क्लियर कर दूं जो कि आपको पता होना चाहिए, खुदारा पाकिस्तान में टूरिस्ट नहीं आ रहे। कौन आ रहे? एयरपोर्ट पर आया, कबीर साहब के रिश्तेदार आए, कबीर साहब का कोई बच्चा पढ़ के आया, आपका आया, मेरा आया, टूरिस्ट, कोई सरकारी आया, टूरिस्ट। ओ भाई, टूरिस्ट आ जाए तो पाकिस्तान का कर्जा ही खत्म हो जाए, खुदा के लिए डॉलरों का सैलाब आए, वो कोई मिलने आता है, टूरिस्ट नहीं, कोई टूरिस्ट आ रहा। प्रोग्राम होता है किसी जगह पर, जो पाकिस्तान में गैर मुल्की रह रहे होते हैं, बड़े अच्छे चेहरे, उनको दिखाते हैं टूरिस्ट आए, वो खुदा के झूठ बोलते हैं। अच्छा, अब देखें पाकिस्तान का टूरिज्म का 80% से ज्यादा केपीके में है। केपीके में टूरिज्म टोटल कोई काम नहीं कर रहा। टूरिज्म की तमाम रोड्स खस्ता हालत हो चुकी हैं। आप मोटरवे पे जाएं, सारा साल मोटरवे को मरम्मत करते रहते हैं। पिछले कई सालों से, पिछले दौर में जो गुजर के गए खान साहब की प्यारी हुकूमतों ने, वहाँ टूरिज्म का कोई, इधर से बंदा गिरता है, इधर मरता है, इधर गिरता है, इधर मरता है। हम शोर खोर में हमें उन्होंने हमारे साथ जो सलूक किया है उसको मैं बहस नहीं करूँगा। हमारे साथ उन्होंने बहुत प्यारे सलूक किए, हमने इस पर इतराज़ की। पिछले दौर में अभी खान साहब ने एक बहुत प्यारी दौर की बात की है कि वो बंद कर दिए गए सारे होटल माटल बगैर किसी प्रोग्राम के। हमारे एक साथी को हार्ट अटैक हुआ है, फ्लैशमैन के। सुबह हमारी मीटिंग थी, फ्लैशमैन, वो उसको सदमे से वो डेथ हो गई। एक दूसरे बंदे को मीटिंग में बुलाया, वो उसकी बेटी की शादी थी, उनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने पैसे नहीं दिए, उसकी डेथ हो गई। जनाब हमने देखे, एक अभी आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा एक शायद सानिया मई हुआ है, नहीं ये सानिया मई नहीं, हजारों सानिया मई हो रहे हैं। कैसे? एक लुटेरे भी मुल्क दुश्मन है। मैं मुतालबा कर करके थक गया हूं, मालम जबा की तहकीकात कराई जाए, क्यों नहीं करा रहे? क्या उसने को मार्बल का और बड़ा हार दे दिया था किसी बीपी को, या उसने कोई दौलत दे दी थी? नहीं, वो मालम जबा एक बहुत बड़ा पीटीडीसी की एक प्रोजेक्ट थी जो कि पाकिस्तान में टूरिज्म का सारा शुगर मियां नवाज शरीफ की दिलचस्पी से चला है। खुदारा कोई नहीं चला था। इसका पाकिस्तान में बानी कौन है आज तक किसी को नहीं पता, मैं बताऊंगा, कबीर साहब इसकी गवाही दे देंगे। इस्लामाबाद में एक आगा खानी थे सदरुद्दीन वालजी, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद, जिन्होंने टूरिज्म शुरू किया। और मैं उनको लेके बुजुर्ग आदमी को आगे गया था मियाँ साहब के पास। उनके जाने के बाद उनकी मिसिज ने मुझे, बेटा आप चले, मैं आपका साथ दूंगी, वो भी अल्लाह को प्यारी हुई, कोमे में चली गई। उनके इकबाल वालजी को मैंने अभी पूछा टूरिज्म डिपार्टमेंट से, वो कहते हम तो जानते ही नहीं। उनके बाद इग्नोरेंस बढ़ गई है। अच्छा, मालम जबा का स्कैंडल इनका कब्जा है। आज खान साहब की जो बाकियात है ना, वो पीटीडीसी पर काबज है, इस वक्त भी वो उसके लिए काम कर रही है। जी जनाब बशीर शेख साहब, जनाब चौधरी कबीर अहमद खान साहब,
جناب احمد جواد بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ میں کہ آپ ہمارے ایڈ کر لوں۔ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔